जर्नल एंट्रीज फॉर द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, हम लोग जर्नल एंट्रीज डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस के लिए किस तरीके से करेंगे ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग इन्वेंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं और बाद में हम लोग इनको यूज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज फॉर द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, इनमें जो सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हम परचेज ऑफ मटेरियल के वक्त करते हैं। तो हम लोग जब परचेज करते हैं मटेरियल तो उस वक्त ही हम लोग उसका जो प्राइस वेरिएंस होता है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछली अपनी डिस्कशन के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम लोग रॉ मटेरियल्स के अकाउंट में रॉ मटेरियल्स के जो प्राइस वेरिएंस होता है उसको हम लोग एट द टाइम ऑफ परचेज रिकॉर्ड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रेदर देन एट द टाइम ऑफ यूज, because it is more logical to record price variance at the time of purchase of the materials। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हम मटेरियल्स इन्वेंट्रीज को या जितनी भी इन्वेंट्रीज होती हैं उनको हम लोग अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो इन आर एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने पहले रॉ मटेरियल्स के हवाले से एग्जाम्पल पढ़ी थी और उसमें हम लोगों ने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया था, तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि 7,000 पाउंड जो है वो हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया था और उसकी हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड प्राइस थी दैट वाज 4 पर पाउंड। तो स्टैंडर्ड प्राइस वाज 4 पर पाउंड एंड 7,000 पाउंड वर मटेरियल एक्चुअली परचेज्ड। तो जो हम एक्चुअल मटेरियल परचेज होता है, आप अगर फॉर्मूला के ऊपर गौर करेंगे तो उसमें एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस होता है। तो प्राइस आपने एक्चुअल और स्टैंडर्ड लेनी है, लेकिन जो क्वांटिटी होगी वो हम लोग सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। सो हेयर इज द एक्चुअल क्वांटिटी विच वर परचेज्ड बट दिस इज द स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस पे हम लोग कैलकुलेट करके हम अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो बात की कि इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो इन्वेंट्रीज होती हैं उनको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। सो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 4 28,000 आ गया स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की थी उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास 28,000। और जो हमने एक्चुअली बेसिकली कितने का वो मटेरियल खरीदा दैट वाज द 7,000 पाउंड एट द रेट ऑफ 3.8 पर पाउंड। हमने एक्चुअली पर पाउंड जो प्राइस पे की है उस मटेरियल के लिए वो है 3.8। तो इसके ऊपर हमारे अकाउंट्स पेएबल बनेंगे। तो अकाउंट्स पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे 26,600 के साथ। अब इन दोनों फिगर्स का जो फर्क होगा दैट इज द बेसिकली प्राइस वेरिएंस which is basically difference of the price. This is the standard price 4, then this is the actual price that is 3.8 and we have saved 0.2 per pound and 7,000 pound is the purchased। so 7,000 multiply by 0.2 करेंगे तो 1400 हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आएगा एंड फेवरेबल वेरिएंसेस आर क्रेडिटेड। आपको ये भी डेबिट क्रेडिट भी करने की उस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इन दो फिगर्स को भी अगर आप करेंगे तो उस तरीके से भी आप लोग जो है वो इसकी अमाउंट को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसके जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं उनको क्रेडिट कर लें और जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनको डेबिट कर लें। तो उनको क्रेडिट डेबिट लिख दें और बाकी जो है इन दोनों में से कोई एक अमाउंट जो है वो आप खुद ब खुद कैलकुलेट करके और दूसरी अमाउंट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। जैसे आप लोग अगर इसको स्टैंडर्ड के ऊपर करते हैं तो आप स्टैंडर्ड के ऊपर कर लें, या आपके पास एक्चुअल ऑलरेडी मौजूद है तो आप जो वेरिएंस है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। और ये कैसे आई है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 7,000 पाउंड हमने एक्चुअली खरीदे हैं और उनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पाउंड है 4.0। तो इस लिहाज से इसकी 28,000 कॉस्ट आ गई। सो प्राइस वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन परचेजेस आर मेड रेदर देन व्हेन मटेरियल्स आर एक्चुअली यूज्ड इन प्रोडक्शन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट कि हम लोग जो है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हम जब मटेरियल खरीदते हैं तब हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग इसको मटेरियल परचेज के वक्त रिकॉग्नाइज करें। और इसकी रीजंस हम लोगों ने इस वक्त डिस्कस की थी, क्योंकि हम लोग जब इसको यूज के वक्त करेंगे तो एक तो टाइम ज्यादा हो जाएगा और हमारा टाइमली एनालिसिस नहीं हो पाएगा, हमारी टाइमली जो है वो इस चीज की असेसमेंट नहीं हो पाएगी कि हम लोग मटेरियल महंगा खरीद रहे हैं या सस्ता खरीद रहे हैं, क्योंकि मटेरियल तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टोर के अंदर और वो स्टोर के अंदर जब भी यूज होगा तब हम
अगर उसका कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है और उस वक्त तक हम अपना एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग प्राइस वेरिएंस जो है वो हम एट द टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं उसी वक्त। सो मटेरियल्स आर रिकॉर्डेड इन द इन्वेंट्री अकाउंट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और मटेरियल्स हम इन्वेंट्री के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। और प्राइस वेरिएंस इज अबव इज फेवरेबल एंड इज क्रेडिट एंट्री इफ अदरवाइज देन वुड बी हैव बीन अ वाइस वर्सा। और ये चूंकि यहाँ पे क्रेडिट वेरिएंस सॉरी फेवरेबल वेरिएंस है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया है, और अगर ये अनफेवरेबल होता तो हम लोग इसको फिर डेबिट करते। तो ये बात जो है वो हम लोग यहाँ पे याद रखना हमें पड़ेगी कि अगर हमारा वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमारा फेवरेबल होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और इन दिस केस इट इज फेवरेबल, सो हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया है। दूसरा आ जाएगा हमारा पास मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। तो जब हम लोग मटेरियल को यूज करेंगे तो एट दैट टाइम वी विल रिकॉर्ड मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल्स आर लेटर ड्रॉन फ्रॉम इन्वेंट्री एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। द क्वांटिटी वेरिएंस इज आइसोलेटेड एज फॉलोज। जो क्वांटिटी वेरिएंस होता है वो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, उसको अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो जब हम लोग मटेरियल को यूज करते हैं, इन्वेंट्री इशू करते हैं अपने स्टोर से, तो उस वक्त हम लोग जो है वो मटेरियल के जो यूजेज वेरिएंस होता है वो कैलकुलेट करते हैं। सो आपको जैसे मैंने बताया कि इन्वेंट्री आपकी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो जो है कैलकुलेट होगी और रिकॉर्ड होगी। सो हेयर इज द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 6000 पाउंड एट 4 पर पाउंड। ये तो दो अमाउंट है, ये क्या है? 6000 पाउंड आर द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करना सीखी थी। दिस इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस। ये कॉस्ट हम जब मटेरियल इशू करते हैं तो हम वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं, तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करने के लिए जो अमाउंट होगी दैट वुड बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट, बिकॉज स्टैंडर्ड मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पाउंड, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके इसको 24,000 यहां पे लिखा। फिर उसके बाद मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हमारे पास जो कि अनफेवरेबल आया था, इसको हम लोगों ने 2000 को साथ डेबिट कर दिया, और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपकी अमाउंट क्रेडिट आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको दोनों को प्लस भी नहीं करते हैं और रॉ मटेरियल्स जो आप लोगों ने एक्चुअली जो आपका रॉ मटेरियल जो आपने पाउंड्स यूज किए हैं वो आए हैं 6500। हमें करने चाहिए थे 6000, लेकिन हमने एक्चुअली मटेरियल जो यूज किया है दैट इज 6500 पाउंड्स एट द रेट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हियर वी हैव यूज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट इन बोथ बिकॉज वी हैव न्यूट्रलाइज्ड द प्राइस इफेक्ट इन दिस वेरिएंस, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट हियर एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट हियर। तो इसलिए हम लोगों ने 6000 और 6500 का डिफरेंस लिया, तो दैट इज 500 यूनिट्स हमने चूंकि ज्यादा यूज किए हैं, एक्सेस किया है, और एक्सेस यूज जो होता है वो आपका अनफेवरेबल होता है, और अनफेवरेबल जो होता है वो एक्सेस आपको जैसे एक्सेस कॉस्ट इज डेबिटेड, तो उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स अकाउंट को जब आप क्रेडिट करोगे तो ये बेसिकली क्या है? एक्चुअल मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे हम लोगों ने पिछली एंट्री में मटेरियल को जब हमने इन्वेंट्री के तौर पे रिकॉर्ड किया था तो तभी भी हमने स्टैंडर्ड प्राइस पे रिकॉर्ड किया था, तो जब हम इशू करेंगे तो तभी भी हम स्टैंडर्ड प्राइस पे ही इशू करेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 26,000 से क्रेडिट कर दिया। सो हेयर इज द एंट्री। जब हम लोग मटेरियल इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अगर फेवरेबल होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर अनफेवरेबल होगा तो उसको डेबिट कर देंगे, और मटेरियल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मटेरियल्स के अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए हमें एक्चुअल मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर मटेरियल, इस लिहाज से हम लोग इसकी जो है वो अमाउंट निकालेंगे। तो दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। एक्चुअल मटेरियल यूज्ड की हम स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, और हम लोग मटेरियल इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे शो कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स आर एडेड टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट शुड हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस द एक्चुअल आउटपुट, सो वर्क इन प्रोसेस वुड बी डेबिट बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो डायरेक्ट
मटेरियल जब हम इशू करते हैं तो हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं, और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ डेबिट करते हैं जब भी हम लोग उनको प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम लोग एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए हमें जितना मटेरियल यूज करना चाहिए था, व्हाट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्चुअल आउटपुट, उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज कहेंगे। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को जब हम लोग स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट मटेरियल्स को की अमाउंट के साथ उसको वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे, वेयर एज एक्चुअल मटेरियल यूज्ड वुड बी क्रेडिटेड विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल मटेरियल जो यूज्ड हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको क्रेडिट कर देंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा जो है वो वेरिएंस आ जाएगा, और वो अगर अनफेवरेबल है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वो फेवरेबल है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। द क्वांटिटी वेरिएंस अबाव इज अनफेवरेबल एंड इज डेबिट एंट्री, चूंकि ये हमारे पास अनफेवरेबल है इसलिए हम लोग इसको डेबिट कर रहे हैं। इफ अदरवाइज अगर ये फेवरेबल होता तो फिर हम लोग इसको जो है वो उसी तरीके से उलट करते, इसको हम क्रेडिट कर देते। इस तरीके से हम लोग मटेरियल यूजेज वेरिएंस को रिकॉर्ड करते हैं।